प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि भूगोल के प्राचीन अध्ययन के बाद अगर हम आधुनिक भारत पर दृष्टिपात करते हैं तो आधुनिक भारत में भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, या ये कहना चाहिए कि भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से हुआ, उसकी रूपरेखा को निर्देशित करती हूँ मैं भी आज के लेक्चर तक। और उसके बाद हम भारत में जो भूगोल का डेवलपमेंट है, भूगोल की किन ब्रांचेस में डेवलपमेंट हुआ, उन सब बातों की चर्चा करेंगे। अभी भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे पहले विद्यालयी शिक्षा में भूगोल का पदार्पण हुआ, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। पहले 10-12 तक हुआ, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाने लगा। और उसके बाद न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि ब्रिटेन, पेरिस, इन जगहों से पीएचडी और डीलिट कर आने वाले जो हमारे विद्वान रहे, उन विद्वानों ने यहाँ पर प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोमिनेंट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की स्थापना की, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना की, जिससे कि यहाँ पर एकेडमिक एनरिचमेंट आया। डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट अकादमिक दृष्टि से संपन्न हुए और ये जो विद्वान थे ये अपने अंडर, अपने निर्देशन में आगे शोधकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए में सक्षम थे। तो इस तरीके से भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान की दिशा में भी हम अग्रसर हुए। इन विभागों में स्नातकोत्तरीय एमए एमएससी परीक्षाओं को पास कर लेने के बाद कुछ विद्यार्थीगण ऐसे हुआ करते थे जिनकी रुचि भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान या रिसर्च करने की होती थी। उनमें से बहुत थोड़ी संख्या ऐसे स्कॉलर्स की होती थी जो इंग्लैंड, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के लिए कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप की सुविधा प्राप्त कर लेते थे, या भारत सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई विशेष प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त कर लेते थे, जिसके बल से वे बाहर जाकर किसी विदेशी विश्वविद्यालय में अपने अनुसंधानात्मक अध्ययन पूर्ण करके भारत लौट आते थे और यहाँ के विश्वविद्यालयों में रीडर या प्रोफेसर बन जाते थे। इस प्रकार भारत के विश्वविद्यालयों में भूगोल की स्नातकोत्तरीय कक्षाओं का अध्यापन होने लगा और उन प्रोफेसर महोदयों ने भारतीय स्कॉलर्स के अनुसंधानों को प्रोत्साहन दिया। पहले हमारे यहाँ रिसर्च का काम नहीं होता था। ये सच है कि हमारे जो भी स्कॉलर्स रहे, जो डिपार्टमेंट्स स्थापित किए गए कुछ विद्वानों द्वारा, और उनके बाद उन डिपार्टमेंट्स में से जिन लोगों ने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की, वे आगे अगर रिसर्च करने के इच्छुक होते थे तो वे इंग्लैंड में, यूरोप में या अमेरिका की किसी प्रोमिनेंट, किसी स्थापित विश्वविद्यालय से रिसर्च करना चाहते थे। तो पर लेकिन होता ये था कि उसमें से कुछ लोग तो वित्तीय या रूप से इतने सुदृढ़ थे कि वे ये कर पाते थे और उसके लिए वे विदेश जाकर अपना अध्ययन आगे जारी रख सकते थे, अनुसंधान जारी रख सकते थे। तो कुछ तो उन लोगों ने ये अध्ययन किया, रिसर्च किया भूगोल के क्षेत्र में। कुछ उन भारतीय विद्वानों ने किया। कुछ वे थे जिन्होंने, भारतीय सरकार ने भी कुछ योजनाएं चला रखी थी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कुछ वित्तीय सहायता भारतीय सरकार देती थी और अपने जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भेजकर और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। कुछ वे लोग विदेशों में गए और इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान करने का प्रयास किया, बल्कि अनुसंधान किए, वहाँ से डॉक्टरेट की, पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्रीज हासिल की, डीलिट की डिग्रीज हासिल की। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि उस समय ब्रेन ड्रेन की जो प्रवृत्ति थी वो इतनी हावी नहीं थी, इसलिए ये लोग, चाहे भारतीय हम इसे देश प्रेम कह लें, चाहे हम भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ता कह लें, अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे ये लोग। और इन्होंने अपने उस अध्ययन, अपने उस अनुसंधानिक जो पूरा डेवलपमेंट था, अपना जो रिसर्च था और जो संकल्पनाओं का विकास था, जो वहाँ से प्राप्त, जो यूनिवर्सिटीज़ से प्राप्त, जो उन्होंने जो भी अकेडमिक जो भी अचीवमेंट प्राप्त की, जो उनकी उपलब्धियाँ थी, उन सबका लाभ उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों को देना चाहा और यहाँ आकर उन्होंने प्रोफेसरशिप की, रीडरशिप की यहाँ के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालयों में, और इन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को यहीं पर रहकर भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से भूगोल का अध्ययन हम आज तक कर पा रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे अनुसंधानों को जन्म देते हैं। बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे विश्वविद्यालयों से बनकर निकलते हैं। तो ये प्रवृत्ति यहाँ पर की गई। ये सभी जो विद्वान थे उन्होंने यहाँ पर आकर विश्वविद्यालयों में अध्यापन करना शुरू किया और इन प्रोफेसर महोदयों ने भारतीय स्कॉलर्स के अनुसंधानों को भी प्रोत्साहन दिया। विदेशी विश्वविद्यालयों में भूगोल की रिसर्च पूर्ण किए हुए भारतीय प्रोफेसरों ने यहाँ के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान निर्देशन का कार्य बड़ी रुचिपूर्वक किया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल की एमए और पीएचडी तैयार होने लगे।
भारत में इस विषय का उच्चतर अध्ययन तीव्र गति से होने लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही आधुनिक भारत की भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से। अब भारत में भौगोलिक अनुसंधान। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने 1963 में भारत में विज्ञान की प्रगति के 50 वर्षों 1910 से 1960 का एक अवलोकन प्रकाशित कराया था, जो भारत में विज्ञान के 50 वर्ष के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसमें भूगोल की प्रगति का भी अवलोकन किया गया था, इसलिए कि भूगोल उस समय विज्ञान का एक हिस्सा होता था। और ये बहुत बड़ी बात थी कि जो भौगोलिक अध्ययन है उनका विकास भी यहाँ पर हमें नजर आता है। भारत में प्रकाशित हुए भूगोल के लगभग 1400 रिसर्च पत्रों तथा कुछ पुस्तकों का रिव्यू 9 उपभागों में छापा गया था। इन प्रकाशनों में सबसे अधिक संख्या लगभग 1200 उन रिसर्च पेपर्स की थी जो भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल पर प्रकाशित हुए थे। मतलब उस समय भारतीय अध्ययन के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स थे, जो प्रमुख भाषाएं थी, वे थी भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और प्रमुख जो शाखाएं थी भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। और इनसे रिलेटेड पेपर्स बहुत लगभग 1200 की संख्या के रिसर्च पेपर्स इस जो 10 वर्षों का पूरा एक दशक की जो वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा की गई उसमें प्रकाशित हुए। भौतिक भूगोल के उप विभागों में भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, मृदा विज्ञान पेडोलॉजी, जल राज्यिकी हाइड्रोलॉजी एंड जैविक भूगोल बायोज्योग्राफी थे। भू आकृति विज्ञान में सबसे अधिक अनुसंधान भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, स्थलाकृति, टोपोग्राफी और भूदृश्य निर्माण के विषयों में हुए थे, जैसे भारतीय प्रायद्वीप की संरचना, गोंडवाना उपमहाद्वीप, कर्नाटक धारवाड़ समूह, बुंदेलखंड नीस, अरावली सीरीज एक्सेट्रा, छोटा नागपुर का पठार, कुडप्पा समूह, ग्वालियर सीरीज, दिल्ली सिस्टम, राजस्थान प्रदेश, मरुस्थलीय श्रेणियां, हिमालय श्रेणियां, कश्मीर घाटी, कुमाऊं गढ़वाल, मेघालय, सिंधु गंगा मैदानी प्रदेश, गंगा डेल्टा, प्रायद्वीपीय नदियां, इन सारी चीज़ों, सागर तटीय पट्टियां, इन सभी का अध्ययन विस्तार से किया गया। भारत की मतलब जो भौतिक संरचना है उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा उस समय विद्वानों का। और न सिर्फ भौतिक संरचना, मतलब न सिर्फ ऊपर नजर आने वाली स्थलाकृतिक संरचना, बल्कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भारतीय जो उपमहाद्वीप है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो बहुत प्रोमिनेंट रहा और उसका विस्तृत अध्ययन किया गया, जो हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक बेसिक कहना चाहिए कि सुदृढ़ पृष्ठभूमि है हमारी। ग्लेशियर्स के अध्ययन में विशेष कार्य ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा संगठित 1960 के अन्वेषण से गैंगस्टैग हिमनद के क्षेत्र में किया गया था। मृदा भूगोल में सिंधु गंगा मैदान में नदी बेसिनों की, डेल्टाओं की, राजस्थान की और हिमालय क्षेत्रों की मिट्टियों पर लगभग 30 शोध पत्र प्रकाशित हुए। पेडोग्राफी का अध्ययन, पेडोलॉजी का अध्ययन किया गया। ग्लेशियल जो टोपोग्राफीज है उनका अध्ययन किया गया, उनसे रिलेटेड अनुसंधान किए गए और उनके रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए। जलवायु के शोध पत्रों में प्राय ऋतुओं और कृषि की फसलों के संबंधों को दिखाया गया था। क्योंकि कृषि बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी रही है और उस समय तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी। तो ऐसे में ऋतुओं यानी क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, ऋतुएं हैं, चाहे मौसम है, चाहे कहना चाहिए कि जलवायविक जो दशाएं हैं उनको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेट करके और रिसर्च किए गए और उनसे संबंधित शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, प्रकाशित किए गए। आर्थिक भूगोल के उपविषयों पर लगभग 300 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे, जो अधिकतर कृषि भूगोल में, विशेषकर भूमि उपयोग, फसलों में चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और पटसन पर थे। कुछ पतली रबर तथा चाय उद्यानों पर भी थे। डेयरी तथा फल उद्यानों पर शोध पत्रों की संख्या अत्यंत कम थी। सिंचाई साधनों पर कुछ शोध पत्रों में पंजाब और हरियाणा की नहरों का अध्ययन था। मतलब हम पाते हैं कि आर्थिक भूगोल का जब अध्ययन किया गया तो कृषि भूगोल को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। या ये कहना चाहिए कि वो दौर था जब हम अभी कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के प्रयास हमारे सफल होने लगे थे और हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उस समय हमारी इकोनॉमी का, और उन पर उसमें हमारे जो शोध पत्र है वो काफ़ी प्रकाशित किए गए। इनके साथ साथ थोड़ा बहुत चाय उद्यानों, रबर उद्यानों की बात की गई, लेकिन
साथ ही सिंचाई संसाधनों की बात की गई, सिंचाई के कौन से मेथड्स कहाँ रहे और किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हुआ उस पर बात की गई, उस पर रिसर्च किया गया। लेकिन ये भी सच है कि डेयरी और फलों पर, जो फल उद्यानों का, फल उत्पादन का जो क्षेत्र था, उस पर शोध पत्रों की संख्या बहुत कम थी। उसकी वजह ये रही कि ये बहुत प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी उस समय नहीं थी। ये व्यावसायिक स्तर पर हमने कृषि कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था, या बहुत छोटे पैमाने पर हम इस काम को करते थे, इसलिए वो चीज़ कम मिलती है। वो वाला एस्पेक्ट जो है वो उस समय के शोध पत्रों में कम नजर आता है। औद्योगिक भूगोल पर मुख्यतः कोयला, जल विद्युत उत्पादन, लोहा उद्योग, वस्त्र निर्माण और परिवहन का अध्ययन था। दामोदर घाटी उद्योग, बिहार, उड़ीसा खनन उद्योग और महाराष्ट्र के वस्त्र निर्माण उद्योग का अच्छा अध्ययन प्रकाशित किया गया था। ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थी उस समय। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया था भारत में, जल विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया था, कोयले से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाने लगी थी। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग प्रोमिनेंट हो गया था, वस्त्र निर्माण और परिवहन, ये सारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में थे। इन पर जो है हमारे शोधकर्ताओं ने शोध किए और शोध पत्र प्रकाशित किए। मानव भूगोल के उपभागों में लगभग 350 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे, जो अधिकतर नगरीय भूगोल, ग्राम प्रतिरूप, माइग्रेशन, जनसंख्या घनत्व, आदिम जातियों और मानवीय पारिस्थितिकी पर थे। सारे पत्रों में अधिक संख्या नगरीय भूगोल पर थी। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन होना शुरू हुआ था। रोजगार की तलाश में, सुविधाओं की तलाश में धीरे धीरे पॉपुलेशन ने माइग्रेट करना शुरू किया था। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन मिलता है, उसके साथ साथ नगरों का विकास मिलता है। तो अर्बन ज्योग्राफी वाज द प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा पॉपुलेशन माइग्रेशन के जो टाइप्स थे और पॉपुलेशन माइग्रेशन का जो पैटर्न था जो डेवलप हो रहा था, उस पर भी रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए गए और ह्यूमन इकोलॉजी पर भी बल दिया गया। ये सबसे ज़्यादा अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड शोध हुए और शोध पत्र प्रकाशित किए गए। इस रिव्यू के पश्चात जो अनुसंधान 1963 के बाद से भूगोल के स्कॉलर्स द्वारा किए गए हैं, वे भौगोलिक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें नियमित रूप से प्रकाशित होती रहने वाली ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पत्रिका और नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पत्रिकाएं हैं, जिन्होंने रेगुलरली अपनी पत्रिकाओं में उन्होंने अपडेट रखा अपनी पत्रिकाओं को, और रेगुलरली जो नए रिसर्च भूगोल के क्षेत्र में किए गए उनकी फाइंडिंग्स, उनसे रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको प्रकाशित किया जाता रहा। इन प्रकाशनों के रिव्यू से प्रकट होता है कि भारतीय भूगोल स्कॉलर्स की वर्तमान प्रवृत्तियों में निम्नलिखित की प्रमुखता है। अगर हम मोटे तौर पर कंपाइल करें तो हम ये पाते हैं कि ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भारतीय स्कॉलर्स ने, भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने ज़्यादा बल दिया। पहला है रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल और एरियल स्टडीज़। प्रादेशिक और क्षेत्रीय अध्ययनों की सबसे अधिक संख्या मिलती है। अनुप्रयुक्त, जिसको कि हम अप्लाइड ज्योग्राफी कहते हैं, अप्लाइड पक्ष पर आवश्यक ध्यान देते हुए संसाधनों के समुचित उपयोग, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बिल्कुल आदर्श उपयोग जो है उसकी लक्ष्य पूर्ति में सहयोग के उद्देश्यों से भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों के ब्यौरेवार सर्वेक्षण, मापन, मात्राकरण और नियोजन में अधिकाधिक भाग लेना, ये प्रवृत्ति भी नजर आती है। तो हम ये पाते हैं कि रीजनल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट मिलता है और दूसरा रिसोर्स ज्योग्राफी का अध्ययन बहुत मिलता है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, चाहे हम मानव के माइग्रेशन की बात करें, जनसंख्या के, चाहे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राथमिक से लेकर द्वितीय तृतीय तक की एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे हम परिवहन की बात करें, वहाँ रिसोर्स यूटिलाइजेशन आता ही आता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की संकल्पना भी इस दौरान अध्ययनों में हमें देखने को मिलती है। और ये जो अध्ययन रहे 1963 तक, या ये कहना चाहिए कि हमारी जो 20वीं शताब्दी है उसके मध्य तक, या उसके कहना चाहिए उसका जो 75% हिस्सा जब कवर हुआ, वहाँ तक जो हम देखते हैं कि ये सारे एस्पेक्ट्स प्रोमिनेंटली वहाँ पर रिसर्चर्स, हमारे जो रिसर्च हैं उनमें मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात की मिलती है कि इन सब के साथ हम नियोजन को साथ में लेके चले हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना तो बाद में आई है 80 के दशक में, लेकिन हमने संरक्षण के द्वारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की संकल्पना के द्वारा, प्लानिंग जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हुए जब अध्ययन किए, तो हमें वहाँ पर क्वांटिफिकेशन भी मिलता है, हमें वहाँ पे प्लानिंग का एस्पेक्ट भी मिलता है, और हम कह सकते हैं कि अप्लाइड ज्योग्राफी के तौर पर जब इन अध्ययनों को किया गया तो हम बहुत अच्छी स्थिति पे थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निकट तक पहुँच गए थे इन अध्ययनों में। आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।